Hello friends, welcome to Conceptual Learning. Today we going to learn about the term currency manipulation. आप सभी ने ये न्यूज़ देखी होगी, इंडिया बैक ऑन यूएस करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट, कि यूएस ने इंडिया को वापस करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है, किस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है। सो लेट्स स्टार्ट। Currency manipulator. It is a label given by US authorities, such as the US Department of Treasury, to its trading partners which they feel are engaging in unfair currency practices. ये एक टाइप का लेबल है जो यूएस के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो अपने जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, जो कंट्रीज उनके साथ ट्रेड करती हैं, उनको देते हैं। कब? जब उन्हें लगता है, यूएस डिपार्टमेंट जो है ट्रेजरी का, उन्हें लगता है वो कंट्रीज अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस कर रही हैं, मतलब किसी तरह से करेंसी में छेड़छाड़ कर रहे हैं अनफेयर तरीके से। करेंसी मैनिपुलेशन. It is a policy used by central banks of countries to artificially lower the value of their currency and to boost their exports. It provides unfair competitive advantage and helps them in building up a trade surplus. अब होता क्या है, जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली तरीके से लो शो करते हैं, यानी वो मैन्युपुलेट कर रहे हैं। मैन्युपुलेट मतलब उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं अनफेयर तरीके से अपने फायदे के लिए। क्या होता है, अगर हम अपनी करेंसी वीक शो करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स चीप हो जाएंगे और कंट्रीज के कंपैरिजन में, और वही उसको अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। और इसके चलते क्या होगा, जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ट्रेड सरप्लस होगा। लेट्स सी एक आइडियल वर्ल्ड में एक्सचेंज रेट्स कैसे डिटरमाइंड होती है। आइडियल वर्ल्ड से मतलब है एक नॉर्मल मार्केट में जहां कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, वो होता है रिलेटिव डिमांड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंट्री एक्स इज सेलिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज विल वांट टू बाय करेंसी ऑफ कंट्री एक्स। क्या होगा, अगर कोई एक कंट्री, मान लो एक्स कंट्री है, वो बहुत एक्सपोर्ट्स कर रही है, मतलब अपने प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रही है, कहाँ? दूसरी कंट्रीज में। तो अब क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज है उसे माल चाहिए, उसे प्रोडक्ट्स चाहिए कंट्री एक्स के, तो उसको खरीदने के लिए उसे करेंसी चाहिए कंट्री एक्स का। तो वो क्या करेगी, उस कंट्री एक्स की करेंसी खरीदेगी, और इससे क्या होगा, करेंसी जो कंट्री एक्स की है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड में हुआ इंक्रीज, सप्लाई हुआ कम, उससे क्या हो जाएगा, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे ही करेंसी की वैल्यू बढ़ी, मतलब उसके प्रोडक्ट हो गए महंगे। जैसे ही स्ट्रेंथन हुई करेंसी, एक्सपेंसिव हो गए प्रोडक्ट्स। एंड बिकॉज countries have to pay their own currency to obtain the currency of country X, क्योंकि कंट्रीज को अपनी खुद की जो उनकी करेंसी है वो बेचनी पड़ रही है, इट विल इवेंचुअली लीड टू रिडक्शन इन डिमांड एंड प्राइस ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री एक्स। ठीक है, एक क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा डिमांड में, और फिर डिमांड कम हुई और उस करेंसी जो एक्स कंट्री एक्स की करेंसी है वो हो जाएगी वीक, और वीक करेंसी मतलब चीप प्रोडक्ट्स, और फिर वही सस्ते हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, फिर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह से ये सब होता है, और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हाउ डज अ कंट्री मैन्युपुलेट इट्स करेंसी, मतलब जो भी हमने पढ़ा कि आइडियल वर्ल्ड में कैसे डिटरमाइंड होता है सब कुछ, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब जो यूएस है उसने जो इंडिया को वॉच लिस्ट में डाला है, उसने क्या सोचा है कि इंडिया ने क्या किया होगा, मतलब क्या किया होगा। इंडिया सेल्स इट्स ओन करेंसी एंड बायज डॉलर। बाय दिस इंडिया कीप देयर करेंसी वीक एज दे आर मैनिपुलेटिंग द सप्लाई डिमांड बैलेंस ऑफ देयर ओन करेंसी। इनको लग रहा है कि इंडिया जो है मैनिपुलेट कर रहा है सप्लाई डिमांड जो बैलेंस है खुद की करेंसी का, और कैसे आर्टिफिशियली तरीके से अपनी करेंसी को वीक शो कर रहा है। और क्योंकि इंडिया जैसे अब एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूएस में, और यूएस जो है
अपनी करेंसी बेचेगा और उसे इंडिया की करेंसी खरीदनी है, ठीक है? और यहाँ क्या हो रहा है, इंडिया की करेंसी तो वीक हो रही है और वो इंडिया जो है डॉलर भी खरीदता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि स्केर्सिटी पैदा हो रही है, स्केर्सिटी पैदा हो रही है डॉलर की, ठीक है? डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, और उससे क्या हो रहा है, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। इससे जो है इंडिया को तो ये फायदा हो रहा है कि उसके तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है, उसको ट्रेड सरप्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूएस को ट्रेड डेफिसिट हो रहा है क्योंकि उसके इंपोर्ट्स की प्राइस बढ़ रही है। तो यूएस को लगता है इंडिया ने इस तरह से मैनिपुलेट किया है करेंसी को, इसलिए उन्होंने उसे करेंसी मैनिपुलेशन के वॉच लिस्ट में डाल रखा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्राइटेरिया। यूएस ने 3 पैरामीटर सेट किए हैं, तो जब वो फुलफिल होते हैं तो वो किसी भी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में या उसे डिक्लेयर कर देता है करेंसी मैनिपुलेटर। फर्स्ट है अ बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएस ऑफ मोर देन 20 बिलियन डॉलर्स। अगर उस कंट्री का यूएस के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसका सरप्लस अगर 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाए। सेकंड, अ करंट अकाउंट सरप्लस एक्सीडिंग 2% ऑफ जीडीपी। उस कंट्री का करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो उसकी जीडीपी के 2% से ज्यादा हो जाए। थर्ड, नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी टोटलिंग एटलीस्ट 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। यहाँ ये होगा कि जो कंट्री है वो जो फॉरेन करेंसी परचेज कर रही है उसका टोटल जो है उसकी कंट्री की जीडीपी के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर मेट, अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो यूएस उस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर देगा। और अगर सिर्फ टू कंडीशंस मेट होती हैं या फुलफिल होती हैं तो वो उस कंट्री को वॉच लिस्ट में डाल देता है, जो कि इंडिया के साथ हुआ है। Now let's see why is India back in the watch list again. So इंडिया जो है अक्टूबर 2018 में भी वॉच लिस्ट में था, बट उसको रिमूव कर दिया था 2019 मई में। अब इंडिया वापस वॉच लिस्ट में है, तो क्या रीजंस हुए? इंडिया ने दो कंडीशंस फुलफिल की। फर्स्ट, क्रॉस द 20 बिलियन डॉलर लिमिट। जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ यूएस के साथ पूरे एक साल के अंदर, वो करीबन 22 बिलियन डॉलर्स हो गया, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड, नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज 2.4% ऑफ जीडीपी। इंडिया का एक साल के अंदर जो नेट परचेज था फॉरेन एक्सचेंज का वो उसकी जीडीपी के 2.4% तक हो गया, जबकि हमने लिमिट पड़ी थी 2% की, और ये जो है करीबन 64 बिलियन डॉलर्स हो गया। अदर कंट्रीज जो इंडिया के साथ वॉच लिस्ट में आई हैं वो है ताइवान एंड थाईलैंड। और जब कोई कंट्री मॉनिटरिंग लिस्ट में आती है तो वो वहाँ 2 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट्स तक रहती हैं, मतलब यूएस दिखेगा कि क्या परफॉर्मेंस में कोई चेंज है, क्या सुधार हुआ है या फिर और खराब हो गया है। यहाँ इंडिया को ये प्रूफ देना होगा कि ये हमने इंटेंशनली नहीं किया है और ये मे बी ड्यू टू सम टेम्पररी फैक्टर्स हुआ है, जैसे अभी पेंडेमिक जो हुआ उसके कारण हो सकता है। तो अगर यूएस को लगेगा हाँ ऐसा हुआ है कि इंटेंशनली नहीं किया है, तो वो इंडिया को वॉच लिस्ट में से हटा देंगे। और मान लीजिए अगर कोई कंट्री डिक्लेयर्ड हो जाती है करेंसी मैनिपुलेटर, तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो है कि टैरिफ एज पेनल्टी, मतलब यूएस जो है उन पे पेनल्टी लगा सकती है, किसके थ्रू? टैरिफ के थ्रू। और दूसरा, बैड इमेज इन ग्लोबल मार्केट। अब कोई कंट्री जो करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर्ड हो गई है उसका नाम खराब हो जाएगा, कैसे? जो दूसरी कंट्रीज हैं ग्लोबल मार्केट में वो उनसे ट्रेड करने से बचेंगी, क्योंकि वो कहेंगी ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। तो तो ये था करेंसी मैनिपुलेटर का पूरा कंसेप्ट। I hope you guys understand it. Thanks for watching. If you guys like this video, please hit like icon and do share and subscribe.